अगला वर्ड बच्चे आपके सामने है सेरेमोनियल। देखिए सेरेमोनियल शब्द की अगर हम बात करें तो बच्चे एक वर्ड आपने सुना होगा सेरेमनी, राइट। तो सेरेमनी से ही ये डिराइव किया गया है, जो कि एक एडजेक्टिव फॉर्म है जिसे हम सेरेमोनियल बोल रहे हैं। तो बच्चे अगर सेरेमोनियल की हिंदी मीनिंग की हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं शिष्टाचार युक्त, ठीक है। थोड़ा सा इसके इंग्लिश मीनिंग को भी अंडरस्टैंड करते हैं जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा है बच्चे कन्फरिंग आर इन्वॉल्विंग ओनली नॉमिनल अथॉरिटी आर पावर। अब मैं समझा देता हूं, ये बात कह रहा है कि किसी भी चीज में बच्चे जहां पे अगर हम बात करते हैं ना किसी के पास नाम मात्र की सिर्फ पावर हो, उसी को हम क्या बोल रहे हैं कि सेरेमोनियल। जैसे लिखा ना इन्वॉल्विंग ओनली, इन्वॉल्विंग आर यू कैन से कन्फरिंग ओनली नॉमिनल लिखा हुआ है, नॉमिनल अथॉरिटी आर पावर। जैसे मान लीजिए मैंने कोई इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, तो होता नहीं है कि एक लोग को उठाया और हमने बना दिया भाई आपको देख रेख करना है, मतलब उसके हाथ में कोई पावर नहीं होता, अथॉरिटी नहीं होती, नाम मात्र होती है। जैसे कभी कभी होता है कि कोई इंसान किसी पोस्ट पर बैठा हुआ है, आपने कहा कि भाई ये काम क्या आप कर सकते हैं, तो वो बोलता है कि भैया देखिए हम इस पोस्ट पर तो जरूर हैं लेकिन मेरे पास पावर नहीं है, नाम मात्र पावर है, अथॉरिटी हमारे पास नाम मात्र की है। तो उसी को बच्चे हम बोलते हैं सेरेमोनियल। जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है फॉर्मल, ठीक है। लेकिन एक बात और बता देता हूं मैं, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा चेंज करते हैं। सेरेमोनियल का मतलब तो एक चीज हो गया कि नाम मात्र का पावर, ठीक है। एक चीज और होती है बच्चे जो आपने ध्यान रखनी है, जैसे मैं बोलूं अ फॉर्मल रिलीजियस इवेंट, कोई रिलीजियस और यू कैन से पब्लिक इवेंट्स, तो हम इसके लिए भी इसका यूज करते हैं। कोई अगर रिलीजियस इवेंट हो रहा है या कोई पब्लिक इवेंट हो रहा है तो हम उसके लिए भी क्या यूज करते हैं, सेरेमोनियल। तो बच्चे आपको यहां से ये चीज सीखने को मिला कि अगर हम इसके सिनोनिम्स की अगर हम आपसे बात करें तो एक तो फॉर्मल ही हो जाएगा जो कि यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अगर किसी भी चीज में अगर किसी के पास पावर जो है वो नाम मात्र का है या ना के बराबर है, एक तरीके से फॉर्मल यू कैन से, राइट। अच्छा जी, अब हमने एक चीज और नाम लिया बच्चे यहां पे, ये देखो रिलीजियस, ठीक है, रिलीजियस इवेंट की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका सिनोनिम्स फॉर्मल तो हो ही सकता है बच्चे, उसके साथ साथ कन्वेंशनल भी हो सकता है। कन्वेंशनल मतलब क्या होता है, पारंपरिक, जिसको आप लोग बोलते हो ट्रेडिशनल। तो ये आपने ध्यान रखना है जी कि अगर आपके एग्जामिनेशन के अंदर सेरेमोनियल शब्द देता है तो उसकी सिनोनिम्स अगर पूछ रहा है आपसे, सिमिलर वर्ड पूछ रहा है, तो बच्चे फॉर्मल दे दिया गया तो आंसर होगा। अगर मान लीजिए फॉर्मल न दे करके वहां कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल दे रहा है, वो भी आपका आंसर होगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा जी, अब इसके अगर बच्चे अपोजिट वर्ड की बात कीजिए, एंटोनिम, अगर मान लीजिए वहां पे कन्वेंशनल दे रखा है या फॉर्मल दे रखा है, तो आपके एग्जामिनेशन के अंदर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार आपको यही फोकस करता हूं कि मैं उन्हीं शब्दों को यहां पर लिखता हूं जो आपका एग्जामिनेशन आपसे पूछता है। तो बच्चे शब्द आता है इसमें अनइम्प्रेसिव, अनइम्प्रेसिव देगा या फिर देगा इनफॉर्मल। अच्छा जी, एक चीज है, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं वो याद नहीं होते हैं। बच्चे देखो, याद करने का एक ही तरीका है जो मैं आपसे बार बार बोलता हूं। सबसे पहले जब आप इन वीडियो को देख रहे हो तो उसमें आप जैसे मेरे साथ बोला करिए, जैसे मैंने कहा सेरेमोनियल का बच्चा सिनोनिम्स क्या है, आप बोलो मेरे साथ, फॉर्मल है, कन्वेंशनल है और सर ट्रेडिशनल है, मतलब पारंपरिक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मल का हम सेंस ले रहे हैं वहां से कि अगर किसी चीज में अगर हम फॉर्मेलिटी करते हैं, कोई पावर या अथॉरिटी आपके पास नाम मात्र है, ठीक है, या कन्वेंशनल ट्रेडिशनल हम पारंपरिक की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब अनइम्प्रेसिव यहां लिखा हुआ है और इनफॉर्मल लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये इसका एंटोनिम हो गया। अब अगर ये आप मेरे साथ पढ़ लोगे, उसके बाद आप 2-3 बार रिवीजन करोगे ना, वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। क्योंकि आप किसी का भी इंटरव्यू देखिए, चाहे वो बच्चा टॉपर हो, चाहे वो यूपीएससी के अंदर हो, चाहे वो एसएससी के अंदर हो, चाहे किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर हो, तो कोई यहाँ पे भगवान नहीं है कि एक बार चीजों को देखा उसे याद हो गया। एक्चुअली क्या होता है बच्चे, कोई भी इंसान हो उसको 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार चीजों को रिवाइज करना पड़ता है, राइट। उसके बाद वो चीज उसके माइंड में सेट होती है। तो आप एक इकलौते इंसान नहीं है कि जो पढ़ करके चीजों को भूल जाते हैं। ये आपका कंसर्न का मुद्दा अकेले का नहीं है, ये हर बच्चे का कंसर्न का मुद्दा है। तो बेटा आपको इस पर काम करना है, रिवाइज करते रहना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं बच्चे, प्रोपिशिएट लिखा हुआ है। प्रोपिशिएट की जो हिंदी मीनिंग यहां लिखी गई है आप देख पा रहे होंगे, वो लिखा हुआ है संतुष्ट करना, ठीक है। अब जैसे ही दिमाग में हिंदी मीनिंग आती है संतुष्ट करना, तो बहुत सारे ख्याल आते हैं किस तरीके से उसने उसे संतुष्ट किया होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि जब भी आप हिंदी मीनिंग पढ़ रहे हो उसके साथ बच्चे इंग्लिश मीनिंग पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वो बहुत ही चीजों को क्लियर कर देता है, ठीक है। जैसे लिखा है कि विन, विन मतलब जीतना, रिगेन
और यू कैन से रिगेन द फेवर ऑफ, मतलब किसी के फेवर जीतना, ठीक है, किसका, चाहे वो भगवान का हो, चाहे स्पिरिट, स्पिरिट मतलब हो गया बच्चे सॉल, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, ठीक है, एटमैन भी बोला जाता है इंग्लिश में, स्पिरिट और यू कैन से पर्सन। तो किसी भी व्यक्ति का, भगवान का, सॉल का पक्ष जीतना, ठीक है, उनका फेवर विन करना बाय डूइंग समथिंग दैट प्लीजेज हिम, उनको खुश करके कुछ ऐसा कर दीजिए कि वो खुश हो जाए, चाहे जैसे कोई इंसान या भगवान या कोई सॉल जो फिर आपके फेवर में आ जाए, मतलब वो आपके लिए कुछ करें, ठीक है। जैसे पहले पुराने लोग होते थे तो कुछ लोग तो शैतान की पूजा करते थे उनको खुश करने के लिए, कुछ भगवान की पूजा करते थे उनको खुश करने के लिए, कुछ इंसान की पूजा करते हैं उन्हें खुश करने के लिए, उन्हें संतुष्ट करने के लिए, ठीक है। तो बच्चे प्रोपिशिएट का मतलब हो गया अपीज, अगर हम इसकी बात करें, अपीज मतलब होता है शांत करना या किसी को संतुष्ट करना, ठीक है, बहुत प्यारा वर्ड है। तो अगर हम सिमिलर वर्ड की बात करेंगे, यहां से शुरुआत करते हैं और एक एक करके ध्यान से देखते जाइएगा। एक तो बच्चे आपके सामने अपीज ही लिखा हुआ है, ठीक है, अपीज के साथ ध्यान दीजिएगा, ये सूद एक वर्ड होता है बच्चे, बहुत पूछा जाता है। सूद के साथ एक वर्ड है कंसिलिएट, ध्यान दीजिएगा जी, कंसिलिएट वर्ड बहुत प्यारा है, ये पूछा जाता है। कंसिलिएट के साथ बच्चे एक वर्ड है मॉलिफाई, एक वर्ड है जनाब प्लेकेट। इन शब्दों को बेटा आपको याद होने चाहिए, प्लेकेट, मॉलिफाई, कंसिलिएट, सूद और यहाँ पे जो मैंने लिखा है अपीज। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर अब मैं अपनी तरफ से अगर आप पूछना चाहो कि सर कौन सा ऐसा वर्ड है जो डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है, कि जो मतलब यूजुअली आम बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग नहीं करते, तो बच्चा देखा जाए तो प्लेकेट हम नहीं करते हैं, तो ये आप पढ़िएगा। मतलब जो चीज़ें थोड़ा आसान होती है ना, मैं उसको पहले ही बोल देता हूँ बच्चा ये आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं, तो वो आपके लिए कंसर्न का मुद्दा नहीं है। जैसे ट्रेडिशनल की मैं बात करूँ या फॉर्मल की बात करूँ, क्या ऐसा कोई बच्चा है जो ट्रेडिशनल या फॉर्मल नहीं जानता है? क्या उसे याद नहीं है? बिल्कुल याद है, बस उसे ध्यान ये रखना है भाई, सेरेमोनियल वर्ड आएगा ना तो उसके लिए हम ट्रेडिशनल या फॉर्मल शब्द का प्रयोग करेंगे एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे अनइम्प्रेसिव इनफॉर्मल शब्द क्या बच्चों को नहीं पता है? बिल्कुल पता है, लेकिन बच्चे देखो, जैसे अगर मैं मॉलिफाई शब्द की बात करता हूँ, ठीक है, या फिर मैं प्लेकेट शब्द की बात करता हूँ, मैं कंसिलिएट शब्द की बात करता हूँ, मैं शूद वर्ड की बात करता हूँ, और इवन बच्चा मैं ये भी ले लेता हूँ आपके साथ अपीज। तो बच्चे ये ऐसे शब्द होते हैं ना जो यूजुअली बच्चों को नहीं पता होते हैं, तो मैं बस ये चाहता हूँ कि इन शब्दों को आप ध्यान रखें, जिस पे मैं कहता हूं कि बार बार रिवीजन करने की जरूरत है तो बार बार करें। अच्छा, ये हो गया संतुष्ट करने की बात बच्चे, ये हो गया किसी को खुश करने की बात, शांत करने की बात, ठीक है। अब देखिए, अच्छा इसी में एक चीज मैं ये जोड़ूं कि काम भी बच्चा आप लिख सकते हो। अब ऐसा कौन सा बच्चा है कि जिसको ये नहीं पता है भाई काम का क्या मतलब होता है? तो वो सब इजी वर्ड हैं, तो उनको आपने ध्यान में रखना है, लेकिन इनको याद कर लेना है अच्छे तरीके से। अच्छा, यहां पे बात करें बच्चे, एजिटेट हो जाएगा। अब आप कहोगे एजिटेट, अभी समझ में आ जाएगा। इंसाइट, या मैं बात करूं प्रोवोक। अब यहां पे अगर आप किसी को शांत कर रहे हैं, किसी को संतुष्ट कर रहे हैं, किसी को खुश कर रहे हैं, तो उसका उल्टा क्या होगा? भड़काना, राइट। तो भड़काने की बात करें यहां पे बच्चे, तो ये देखिए प्रोवोक, ये एक ऐसा शब्द है जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है और बच्चों को पता भी होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एजिटेट, ऐसा नहीं है कि एजिटेट और इनसाइट बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, लेकिन ये यूजुअली बच्चों को पता नहीं होता। तो बेटा ये जो एजिटेट वर्ड है और एजिटेट के साथ ये जो आपका इनसाइट वर्ड है, ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अच्छा जी, अगर ये बातें बच्चे यहां तक आपको समझ में आ गई है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर किसी बच्चे को लगता है कि मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, तो आप लोग एक बार प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्या मैं बहुत स्लो पढ़ाता हूँ। अगर पढ़ाता हूँ तो आपके पास ऑप्शन है बच्चे कि आप मेरी वीडियो को आप 2x मोड या 1.5x पे लगा करके देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसलिए थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर तरह के बच्चा जो है पढ़ने आता है। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा भाई टॉप लेवल के नहीं होते हैं, उनका IQ लेवल इतना हाई नहीं होता है, कुछ बच्चे फ्रेशर भी होते हैं, बिगिनर होते हैं, तो वो चीज़ों को शुरू कर रहे होते हैं। तो मैं सबको लेकर के चलने की कोशिश करता हूँ कि भाई जो बिगिनर है वो ऐसे देखे, जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, पहले से चीज़ों को पढ़ रखा है, उसको रिवीजन करना है, तो वो 1.25x या 1.50 या 2x पे लगा करके देख सकते हैं। तो ऑप्शन दे रखा है टेक्नोलॉजी ने आपको, तो आप उसका फायदा उठाओ। नेक्स्ट है बच्चे कैपिचुलेट। देखो, कैपिचुलेट का मतलब होता है बच्चे ना हथियार डाल देना। सारे शब्द बहुत ही बेहतरीन है जो आपके एग्जामिनेशन में, और ये भी जो शब्द यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये एग्जामिनेशन बेटा ऑलरेडी पूछ चुका है। तो कैपिचुलेट का मतलब होता है बेटा हथियार डाल देना। हथियार डाल देने का मतलब ये हो गया कि भाई समर्पण कर देना, मतलब समर्पण कर देने का मतलब सरेंडर कर देना। तो यहाँ पे लिखा बच्चे ना सीज टू रेसिस्ट। बेटा देखो,
ये दोनों शब्दों का मतलब भी मैं आपको बता देता हूं। खैर आपको ये समझ में आ गया, हथियार डाल देने का मतलब सर ये कहना चाहते हैं सीज टू रेसिस्ट एन अपोनेंट आर एन अनवेलकम डिमांड, राइट, दैट्स कॉल्ड सरेंडर। अच्छा जी, सीज एक वर्ड यहां पे दिया हुआ है बच्चे, सीज का मतलब होता है एंड, यू कैन से एंड, खत्म कर देना, ठीक है, समाप्त करना किसी चीज को। रेसिस्ट का मतलब होता है बेटा हिंडुरेंस, हिंडुरेंस, और यू कैन से अपोजिशन, यू कैन से इंटरप्ट, ठीक है, ये लिख लीजिएगा बेटा। रेसिस्ट का मतलब क्या होता है, रेसिस्ट का मतलब होता है हिंड्रेंस, ये लिख लीजिएगा। और एक शब्द मैं और लिख देता हूं आपके लिए, यहां पे इंटरप्ट लिख लीजिएगा। और आप लिखना चाहें तो बच्चे अपोजिशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये 3 शब्द मैंने आपको दे दिया। रेसिस्ट का मतलब बाधा, बाधा हिंदी में बेटा लिखना हो बाधा, नहीं तो आप कहोगे ये सर जो है हिंदी में बताते नहीं है, बाधा, ठीक है। और बच्चे इसका मैंने क्या बता दिया आपको, एंड, मतलब किसी तरह की जो बाधा है, किसी तरह के जो मुश्किल है उसको खत्म कर देना, ठीक है। अच्छा बेटा, एक चीज और देखिएगा यहाँ पे, अब हमने बता दिया कि भाई इसका मतलब होता है सरेंडर कर देना, समर्पण कर देना, हथियार डाल देना, ठीक है। एक शब्द तो हमारे सामने समर्पण हो ही गया, ठीक है। एक बच्चे और मैं लिख देता हूँ जो आपका एग्जाम बहुत पूछता है, सीड वर्ड ध्यान रखना बेटे, ठीक है। और सीड वर्ड ध्यान रखना तो इसी में कंसीड वर्ड ध्यान रखना। अब इनको तो याद करना बहुत आसान हो गया। यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ सीड लिखा, यहाँ कंसीड लिखा, तो कंसीड में सीड है, तो सीड सीड दोनों में है, कन आगे जोड़ देना, दैट इज कंसीड। तो कंसीड का मतलब क्या होता है बेटे, कंसीड का मतलब जैसे होता है किसी चीज को एडमिट करना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर किसी चीज को हम बात कर रहे हैं एडमिट करने की, या बच्चे किसी चीज को हम बात कर रहे हैं कन्फेस करने की। अच्छा एक चीज बताएं कि अगर आपने किसी चीज को एडमिट कर लिया, या आपने बेटा किसी चीज को कन्फेस कर लिया, तो मतलब आपने क्या है भाई, उस चीज को मान लिया। क्योंकि जब हम बेटा समर्पण करते हैं, जब हम सरेंडर करते हैं, हाथ अपने खड़े कर देते हैं, यानी हम गिव अप जब करते हैं ना, हम गिव अप भी बोल सकते हैं, तो कब करते हैं बेटा, हम तब करते हैं भाई जब हम किसी चीज को मान ले, ठीक है भैया हमारी गलती है, हम समर्पण करते हैं, ठीक है, हम सरेंडर करते हैं, तो वो हमारा कंसीड बोलने, या बेटा आप एडमिट या कन्फेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बड़ा प्यारा सा वर्ड है जो बच्चे पूछा जाता है, इसको भी ध्यान देना है आपको, सकम, ठीक है। अब इसमें देखो ऐसा कौन सा शब्द है जो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को ध्यान में रखने की जरूरत है, दैट इज सकम। क्योंकि ये जो मुझे लग रहा है बेटा कंसीड या सीड है, अगर आपको पहले से इनके बारे में बच्चा जानकारी नहीं थी तो आप इनको भी याद करिएगा, लेकिन ये मुझे लग रहा है थोड़े ईजी शब्द होते हैं, ठीक है। अब बात आती है इनके बेटा एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका हो जाएगा कॉन्कर, कॉन्कर, और यू कैन से डिफेंड, या बच्चे कह सकते हैं डिफीट, ठीक है। अब देखो जी, अगर आप यहां पे बात कर रहे हो सरेंडर करने की, भाई सरेंडर करने पे इंसान एडमिट कर लेता है, गिव अप कर देता है, किसी चीज को कन्फेस कर लेता है, अपनी गलती को मान देता है, ठीक। लेकिन इसका उल्टा बात करूंगा तो उल्टा मतलब वहां सरेंडर थोड़ी करेगा, वो डिफेंड करेगा खुद को, ठीक है, डिफीट करेगा। डिफीट आप चाहे कॉन्कर बोलें चाहे डिफीट बोलें, बात एक ही है बच्चे, ये आपस में सिनोनिम्स हैं, ठीक है। डिफेंड तो डिफेंड हो गया, डिफीट हो गया, कॉन्कर हो गया, ये आपस में सिनोनिम्स हैं, इसको बच्चे आपने ध्यान रखना है। अब जैसे देखिए एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन कैसे दे सकता है, जैसे सीड का पूछ दिया आपसे एंटोनिम क्या होगा, तो आप बता देना कि भाई यहाँ पे डिफीट होगा, ठीक है। अगर मान लो बेटा यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि भाई डिफीट का सिनोनिम्स क्या होगा, तो डिफेंड है या कॉन्कर है। मान लीजिए कॉन्कर शब्द दे करके आपसे पूछ लिया कि भाई इसका एंटोनिम क्या होगा, तो देखो ऑप्शन में सकम होगा, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां से आप बहुत सारी चीजें सीख पा रहे हो, ठीक। अगला वर्ड है बच्चे हमारे सामने स्ट्रेंज्ड। स्ट्रेंज्ड मतलब क्या लिखा है हिंदी में, अलग, जुदा, है ना। जुदाई का जो स्वाद है, देखिए हर कोई अपनी जिंदगी में चखता है, आज नहीं तो कल आप जुदा ही होंगे, होना ही है बच्चा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखिए अगर आप किसी के साथ जुड़े हैं ना, ये मैं नहीं बोल रहा, ये हमारे भगवान ने बोल रखा है, ये वेदों में, पुराणों में ये बात लिखी गई है कि जो चीज़ आज आपसे जुड़ा है वो कल जुदा होगा। अगर आज सुख है तो कल दुख भी होगा, ठीक है। जैसे सूरज अगर सूर्योदय होता है तो सूर्यास्त भी होता है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो हर चीज़ के लिए आप तैयार रहिए। तो आज ज़िंदगी हो सकता है कि थोड़ी ख़राब चल रही होगी, कल बेहतर हो जाएगी। आज हाथ में जॉब नहीं है, कल को नौकरी भी लग जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझसे पढ़ना पड़ेगा और बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। जितनी मैं बात बोलूँगा आपको मानना पड़ेगा, ठीक। तो आइए जी, अब हमने स्ट्रेंज मतलब बता दिया, जुदा होना, अलग होना मतलब सेपरेटेड। अब देखो कॉज समवन टू बी नो लॉन्गर, देखो बच्चे कॉज समवन टू बी नो लॉन्गर और फ्रेंडली, टर्म
विद समवन, मतलब वो हम जुदा कब होते हैं, जब हमारा किसी कारण की वजह से किसी से जो हमारा फ्रेंडली टर्म होता है वो नहीं रह जाता है, तो भाई हम सेपरेट हो जाएंगे। अभी मेरी आपकी बन रही है तो चिपके हैं, नहीं बन रही है तो अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चे क्या हो जाएगा, अगर हम शब्दों की बात करें तो एक तो देखिए यहाँ पे सेपरेटेड पहले से दे रखा है, ठीक है, सेपरेटेड ऑलरेडी दे रखा है। बाकी आप चाहते होंगे सर इसके कुछ सिनोनिम्स और हम लोगों के साथ डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। तो बच्चे एक अच्छा सा सिनोनिम्स है इसका एक्सोटिक, क्या वर्ड है बेटा, एक्सोटिक लिखिएगा, ठीक है। एक्सोटिक का भी मतलब होता है बच्चे सेपरेट होना, अलग होना, ठीक है। और एक वर्ड बच्चे लिखना रिमोट। देखो रिमोट मतलब होता है दूर, जैसे कहते हैं ना ये इस चीज के होने की रिमोट पॉसिबिलिटी है। रिमोट पॉसिबिलिटी होने का मतलब हो गया कि संभावना दूरस्थ है, तो रिमोट का मतलब दूरस्थ होता है, दूर से होता है, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं। एक वर्ड लिख सकते हैं बच्चे कंट्ररी, ठीक है, एक वर्ड लिख सकते हैं हम क्या, कंट्ररी। तो कंट्ररी, एक्सोटिक, रिमोट का मतलब आप क्या समझ सकते हो, सेपरेटेड। चाहे आप कंट्ररी बोलोगे, चाहे आप रिमोट बोलें, चाहे आप एक्सोटिक बोलें, चाहे आप सेपरेटेड बोलें, चाहे आप एस्ट्रेंज्ड बोलें, इनका आपस में जो मीनिंग है बेटा वो सेम है। अच्छा जी, यहां तो बात हमने जुदाई की कर ली, ठीक। अब हम बात करेंगे इसके अपोजिट वर्ड का। अच्छा, जब आप किसी से जुदा होते हैं तो आपको पता है कि भाई अलग होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इन शब्दों को याद करते चलिएगा। और अब मैं बोलूं बच्चा इसका अपोजिट क्या होगा, तो भाई ऑब्वियस सी बात है फैमिलियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, हार्मोनियस वर्ड हो जाएगा। हार्मनी होता है ना बेटे, हार्मोनियस में आपने सुना हार्मनी, हार्मनी मतलब क्या होता है, सामंजस्य, तालमेल, ठीक है। तो अगर हम सामंजस्य तालमेल की बात करते हैं, तो अगर किसी के बीच में सामंजस्य होता है, तालमेल होता है, तो बच्चा ऑब्वियस सी बात है वो फ्रेंडली होते हैं। अगर आप फैमिलियर हैं किसी के साथ तो भाई आपकी बन रही है, तभी तो आप फैमिलियर हैं बच्चे, समझ में आ रही है बात। अच्छा, अब उसके बाद हम एक वर्ड और दे देते हैं बेटा, ये भी पूछा जाता है, एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट, तो एप्रोप्रिएट भी इसका एंटोनिम हो गया। तो देखिए यहां से बच्चे आपने जो चीजें सीखी आप उसको नोट करिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। वर्ड है बच्चे एरनेसली। देखिए ये जो एरनेसली वर्ड है बच्चे बना हुआ है एरर से। एरर मतलब क्या होता है, गलती, ठीक है, मिस्टेक। तो एरनेसली का मतलब हो गया गलती से। और अगर इसकी इंग्लिश में देखें बच्चे मीनिंग है इनर रॉन्ग, और यू कैन से इनकरेक्ट वे। अगर हम किसी के साथ बिहेवियर इनकरेक्ट वे में करें या कोई भी काम अगर हम इनकरेक्ट वे में करें तो उसी को हम बोलते हैं एरनेसली, राइट। जिसकी सिनोनिम्स यहाँ पे दे रखी है रॉन्गली, ठीक है। ये तो बहुत इजी हो गया बेटा, लेकिन इसके कुछ और सिनोनिम एक दो हैं जो पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो एक तो मैं आपके सामने लिखता हूँ इनएप्रोप्रिएट, इनएप्रोप्रिएट, ठीक है। जो काम बच्चे अप्रोप्रिएट तरीके से ना किया जाए, उपयुक्त तरीके से ना किया जाए तो इनएप्रोप्रिएट हो गया, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को इनएप्रोप्रिएट वे में करते हैं तो मतलब वो गलत तरीके से आप कर रहे हैं, क्लियर हुई बात। अच्छा, एक होता है बच्चे इम्प्रूडेंट। इम्प्रूडेंट, अब जैसे कुछ बच्चों को लगेगा कि भाई इम्प्रूडेंट कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात इसलिए आएगी बच्चे क्योंकि प्रूडेंट मतलब होता है बुद्धिमान, वाइज, इंटेलिजेंट। अब वो कहेगा कि इम्प्रूडेंट अगर आप बोल रहे हैं तो इम्प्रूडेंट का मतलब हो गया एक तरीके से मूर्ख, बुद्धिहीन। तो यहां पे लेना देना क्या है सर, अब बेटा समझना। मैंने एक बार बताया था, एक लड़की ने कमेंट भी नीचे किया था कि सर सिनोनिम्स याद रहे या ना रहे, ठीक है, लेकिन फिलोसोफर याद रहेगा, ठीक है। एक मजाकिया वे में था ये बात। तो बच्चे मैंने बताया था एक जर्मन फिलोसोफर है जिनका नाम शायद कांट था, उन्होंने कहा किसी कोई भी वर्ड किसी चीज का एग्जैक्ट सिमिलर नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो ये सिमिलर है, एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है, लेकिन है कैसे वो समझा देता हूं। जैसे आप कहोगे इम्प्रूडेंट का मतलब हो गया सर अनवाइज, एक तरीके से मूर्ख, बुद्धिहीन, और इसका मतलब है गलती। कैसे हो सकता है सिनोनिम। बच्चे एक बात बताइए, अगर आप मूर्ख हैं, आप नहीं हैं, बस एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर आप मूर्ख हैं या कोई भी मूर्ख है मान लीजिए, तो वो अगर कोई भी काम करेगा तो बच्चे क्या वो अप्रोप्रिएट तरीके से कर पाएगा, क्या वो करेक्ट वे में कर पाएगा, सही तरीके से कर पाएगा। अच्छा जी, एक बात और बताइए मुझे, क्या वो प्रूडेंट मतलब एक बुद्धिमानी तरीके से कर पाएगा, नहीं कर सकता, ठीक है। वो बुद्धिमता कैसे यूज कर पाएगा, क्योंकि वो तो वाइज है नहीं बच्चे, वो तो अनवाइज है। तो कोई भी अगर अनवाइज इंसान है, इंटेलिजेंट नहीं है, तो किसी भी चीज को करेगा तो गलत ही करेगा, इनकरेक्ट वे में करेगा। अब आ गई होगी बात समझ में ना कि सिनोनिम्स है इसका,
ठीक है। इसी तरीके से बातों को बच्चे रिलेट करना होता है, ठीक है। तो इनअप्रोप्रिएट हो गया, इम्प्रूडेंट हो गया। अब अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, एंटोनिम बस बच्चे यही हो जाएगा, करेक्ट, बस यही ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर एक चीज और लिखना चाहें तो आप इनकरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये बहुत ईजी वर्ड है, सबको पता ही होता है, तो फिर भी मैं लिख देता हूँ अपनी तरफ से, दैट इज इनकरेक्ट। अब आते हैं बच्चे रेस्टिव। देखो रेस्टिव का मतलब क्या होता है बच्चे, रेस्टिव का मतलब होता है बेचैन। अगर मैं बेचैन के होने की बात करूं, ठीक है, बेचैन किस चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए। अगर आप किसी भी चीज को लेकर के संतुष्ट नहीं हो, जैसे एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स आए, आप उससे संतुष्ट नहीं हो, लड़की आपको छोड़ करके चली गई, आप उससे संतुष्ट नहीं हो, आपको लग रहा है आप 100% उसको प्यार करते हो लेकिन वो 90% करती है, आप उससे संतुष्ट नहीं हो, कोई दोस्त आपके लिए हमेशा खड़ा नहीं होता, आप हमेशा उसके लिए स्टैंड करते हैं, आप उसके लिए संतुष्ट नहीं हो, असंतुष्ट हो, तो किसी भी चीज के लिए बेचैनी हो सकती है। तो अनेबल टू रिमेन स्टिल, साइलेंट और सबमिसिव, स्पेशली बिकॉज ऑफ बोर्डम आर डिससेटिस्फैक्शन। तो बच्चे मतलब किसी चीज के असंतुष्टि के कारण खुद को शांत रखना, संतुष्ट रखने में अयोग्य जो होता है उसी को हम बोलते हैं रेस्टिव, यानी बेचैन। तो देखो एक वर्ड तो आपके सामने ही है बच्चा, रेस्टलेस, जो कि काफी पूछा जाता है, ये इसका सिनोनिम हो गया। कुछ सिनोनिम मैं अपने आप लिखता हूं यहाँ पे, देखिएगा। एक हो गया बच्चे यहाँ पे एजिटेटेड, एजिटेटेड, ठीक है। एक हो गया आपका ऑब्स्टिनेट, एक हो गया बच्चे अनरूली, ठीक है। तो आप इन तीनों को ध्यान रखिएगा, तीनों बच्चे काफी प्यारे वर्ड हैं, ठीक है। एक वर्ड आपका क्या हो गया, अनरूली, ऑब्स्टिनेट और एजिटेटेड, क्लियर। इसका मतलब हो गया बेचैन। चाहे रेस्टलेस बोलें, चाहे रेस्टिव बोलें, चाहे एजिटेटेड, ऑब्स्टिनेट या अनरूली बोलेंगे, बात बच्चे एक ही है। अब अगर बेटा इसके एंटोनिम की बात करूं तो क्या हो जाएगा, देखो एंटोनिम इसका काफी कुछ हो सकता है। अब अगर इसका मतलब हो गया बेचैन तो इसका मतलब हो जाएगा काम। अच्छा, इसको हम बच्चे ये भी लिख सकते हैं सूद, अभी मैंने आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले, सूद लिख सकते हैं, ठीक है। अपीज लिख सकते हो आप, ठीक है। मॉलिफाई लिख सकते हैं आप, प्लेकेट, प्लेकेट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक वर्ड और है बच्चे पैसिफाई, ये भी हो सकता है। तो पैसिफाई हो गया, प्लेकेट हो गया, मॉलिफाई हो गया, अपीज हो गया, सूद हो गया, काम हो गया, ये सब आपस में सिनोनिम्स हैं, लेकिन इसका एंटोनिम है। अगर सपोज आ गया बच्चे ऑब्स्टिनेट का, अगर आपसे पूछ दिया विपरीत शब्द यानी एंटोनिम, तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन में देख लो, काम है, सूद है, अपीज है, मॉलिफाई है, प्लेकेट है, पैसिफाई है, क्योंकि इनका मतलब होता है शांत या संतुष्ट करना। और यहां पे बात हो रही है बेचैनी की, असंतुष्टि की, तो ये आपस में इसके एंटोनिम हो गए। अच्छा बेटा, एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप लोगों से ये गुजारिश है मेरी कि ये पूरे शब्दों को आप ध्यान रखेंगे। पैसिफाई, प्लेकेट, मॉलिफाई, अपीज, पूरे अच्छे शब्द हैं, इनको याद कर लीजिएगा। और अगर मान लीजिए कभी एग्जामिनेशन में दे दिया मॉलिफाई और पूछ रहा है भाई मॉलिफाई का क्या हो जाएगा सिनोनिम, तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन में अपीज दिया हो या प्लेकेट दिया हो या पैसिफाई, या पैसिफाई देकर के एंटोनिम पूछेगा तो यहाँ ऊपर वाले में से कुछ हो जाएगा। क्लियर है, हो रही है बात आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया। अगले वर्ड की तरफ बच्चे बढ़ते हैं। अगला शब्द है नोमैडिक। देखो पहले भी हम नोमैडिक को लेकर के डिस्कस कर चुके हैं। लिखा है घुमंतु, लिविंग द लाइफ ऑफ अ नोमैड। यहां पे देखना बच्चे, नोमैड एक शब्द आया हुआ है, अ मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ पीपल हु लिव इन डिफरेंट लोकेशंस मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पूरी बात को मैं समझा देता हूं बच्चे। एक ऐसी इंसान की बात हो रही है जो होमलेस होता है, जो जॉबलेस होता है, जिसके पास कोई घर नहीं है रहने के लिए, जिसके पास कोई काम नहीं है करने के लिए, वो क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमता रहता है, मांग करके खाता रहता है, इसी तरीके से अपना गुजर बसर करता है, उसी हम नोमैडिक बोलते हैं। तो उसका जो एक सिनोनिम है आपके सामने लिखा हुआ है बच्चे, वो ये है वांडरिंग। वांडरिंग मतलब इधर उधर घूमना, ठीक है। और एक देखिए आपके मीनिंग में ही आपको मिल गया नोमैड, तो यहां पे ये भी आप लिख लीजिए, ठीक है। बहुत प्यारा वर्ड है। अच्छा, अगर ये दोनों मिल गए बच्चे, थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं। बहुत आपका एग्जाम पूछता है वेगाबॉन्ड, वैग्रेंट, ये लिखिएगा, ठीक है। देखिए ये जो दो शब्द है ना, हमने पहले ही बेटा डिस्कस कर लिया था। डे 2 आपने पढ़ा होगा, डे 2 में देखिए जो वेगाबॉन्ड वर्ड है और वैग्रेंट वर्ड है हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे दो वर्ड जो आपको मिले, एक नोमैड, नोमैडिक। ये जो नोमैडिक वर्ड लिखा है बच्चे, नोमैड से ही तो ये डेराइव हुआ है। देखो नोमैड और नोमैडिक, एक है नोमैड है, आईसी बस जुड़ गया है, तो दोनों एक तरीके से सेम मीनिंग भी देते हैं। और देखिए अगर इसको याद करना आसान है, यहां तक याद रख लो, नोमैड, आईसी जुड़ गया, नोमैड हो गया, वैगाबॉन्ड, वैग्रेंट, माइग्रेंट, ठीक है, ये हो गया।
अब बच्चों को ये लग रहा होगा कि भाई इसका एंटोनिम क्या हो गया, ठीक है बच्चे। एक वर्ड और है ना, बड़ा प्यारा सा है और पूछा जाता है, मैं चाहता हूं वो भी तुम लोग लिख ही लो, ठीक है। वो वर्ड है तुम्हारा इटिनरेंट, ये भी लिख लो, इटिनरेंट, ठीक है। बहुत प्यारा वर्ड है और पहले एग्जामिनेशन पूछ चुका है इसको। अगर बच्चे एंटोनिम की बात करें तो देखो एंटोनिम क्या हो जाएगा बेटा, एंटोनिम इसका हो जाएगा नेटिव, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम बात उन लोगों की कर रहे हैं जो कि घुमंतु हैं, इधर यहाँ से वहाँ डिफरेंट लोकेशन पे घूमते हैं, उनके पास कोई अपना खुद का घर नहीं होता, अपना खुद का जॉब नहीं होता है। तो अगर मैं बात करूँ इसके अपोजिट का तो नेटिव वो होता है भाई जो एक स्थान पर रहता हो, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं बच्चे जो सेटल्ड हो, ठीक है, जो एक स्थान पर रहता हो, जिसके पास अपना खुद का रहने के लिए घर हो, जॉब हो, वो सेटल्ड हो, उसे बोलते हैं। और बाकी यहाँ पे सारे वर्ड बहुत ही बेहतरीन हैं, चाहे वो आपका माइग्रेंट हो, चाहे आपका एटेनुरेंट हो, चाहे आपका वैगाबॉन्ड हो, चाहे आपका बच्चे यहाँ पे वैग्रेंट शब्द हो, ये सब बहुत ही प्यारे वर्ड हैं। तो बच्चे इनको आपने क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है। मैं आपको इसलिए नहीं बोलूँगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं आपको बोलूँगा बेटा आप नोट्स बनाएं, नोट्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उससे चीज़ें हमें याद रहती हैं। डेरोगेटरी की बात करें बच्चे तो डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, डेरोगेटरी मतलब होता है अपमानजनक। शोइंग अ क्रिटिकल और डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, लिखा है ना बच्चे, क्रिटिकल और डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड। अगर आप किसी के साथ डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड रखते हो या क्रिटिकल एटीट्यूड रखते हो तो मतलब आप उसका अपमान कर रहे हैं। तो अगर आप सिनोनिम्स की बात करें बच्चे इसका, तो एक तो ये लिखा है डिस्पैरेजिंग, बहुत प्यारा शब्द है और ये जल्दी लोगों के माइंड में सेट नहीं होता, तो बच्चे ये डिफ़िकल्ट वर्ड में से आता है, तो इसको ध्यान रखने। और जो डेरोगेटरी लिखा हुआ है ये भी बहुत प्यारा वर्ड है, डेरोगेटरी और डिस्पैरेजिंग, ठीक है। बाकी अगर हम बच्चे बात करें तो सरकास्टिक भी इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम स्लैंडरस वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए बच्चे हम वर्ड कर सकते हैं यूज़ डिफेमेटरी। तो इन शब्दों को बेटा आप लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे एक डिस्पैरेजिंग ऑलरेडी था जो कि बहुत ही बेहतरीन शब्द है, उसके साथ देखिए मैंने कुछ शब्द आपको और दे दिए हैं, डिफेमेटरी दे दिया, सरकास्टिक दे दिया और बच्चे मैंने यहाँ पे स्लैंडरस दे दिया, ठीक है। ये सब बड़े प्यारे शब्द हैं। अब आते हैं बच्चे इसके एंटेनिम के ऊपर। तो इसका एंटेनिम हमारे सामने क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ किसी के अपमान की बात कर रहे हैं तो इसका एंटेनिम बच्चा हो जाएगा अप्रिसिएट, और यू कैन से अप्रिसिएटिव। अच्छा जी, यहाँ पे हम बच्चे ये भी बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि जी यहाँ पे देखिए हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपमान करने की किसी की, ठीक है। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट या अप्रिसिएट, या हम ये भी तो बोल सकते हैं ना बच्चा एडमायर करना किसी को, ठीक है, या हम बोल सकते हैं फेवरेबल, ठीक है, ये भी होता है बच्चा इसका फेवरेबल लिख सकते हैं। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई इसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड जो मेरे हिसाब से है वो ये हमें एक लग रहा है कि भाई ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, ये ध्यान रखना है। सरकास्टिक यूजुअली बच्चों को पता होता है। स्लैंडरस याद रख लेना बेटा, ठीक है, स्लैंडरस शब्द याद कर लेना। डिफेम है ना, डिफेम मतलब किसी को बदनाम करना, तो बेटा डिफेम से ही ये वर्ड बना हुआ है। जैसे फेम, देखो फेम मतलब क्या होता है, ख्याति, डिफेम मतलब होता है अपमान, डिफेम से ही बना है डिफेमेटरी, तो इसको याद करना तो आसान हुआ। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें अप्रिसिएट से बना है बेटा अप्रिसिएटिव, इजी है। कॉम्प्लीमेंट हम अक्सर एक दूसरे को देते रहते हैं, ठीक है, तारीफ करते हैं, अच्छे शब्द किसी के लिए बोलते हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। अच्छा, एडमायर भी पता है, प्रेज भी पता है, फेवर से बना है बेटा फेवरेबल, तो इसमें तो कुछ ऐसा था ही नहीं, ठीक। अब नेक्स्ट बच्चे बढ़ते हैं शब्द की तरफ, दैट इज प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन का मतलब क्या होता है बच्चे, प्रीमोनिशन का मतलब होता है चेतावनी। किस तरह की चेतावनी, मतलब ऐसा कुछ आगे बुरा होने वाला है, इस चीज के लिए चेतावनी देना, ठीक है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ ना, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन, मतलब किसी चीज के लिए बहुत ही गट्स वाली फीलिंग आना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आना कि भाई समथिंग इज अबाउट टू हैपन, स्पेशली समथिंग अनप्लेजेंट, कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए बच्चे हम एक सिनोनिम जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी प्रयोग कर रखा है पहले से, दैट इज फोर वार्निंग। क्या होता है बच्चे, फोर वार्निंग होता है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ बच्चे आपने क्या लिख लेना है, फोर बोर्डिंग और ओमन। ओमन एक शब्द होता है, बहुत ही प्यारा है बच्चे, ओमन एक शब्द है, और फोर बोर्डिंग लिख लीजिए, BOADING, फोर बोर्डिंग, ठीक है जी। अब अगर इसके एंटेनिम की बात करते हैं बच्चे, एंटेनिम में आप लोग एक वर्ड लिख लो बस, अब्सेंस। आप ये भी लिख सकते हो बेटा, परसुएसिव, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, फिर से सुनना बच्चे, ये जो
प्रेमोनिशन वर्ड है, बहुत ही प्यारा शब्द है। इसका मतलब होता है चेतावनी, मतलब ऐसी चीज जो आगे होने वाली है, अनप्लेजेंट, कुछ बुरा इस चीज को लेकर के, ठीक है। तो उसे हम फोर वार्निंग बोल सकते हैं। फोर बच्चे, ये फोर जो यहां पे लिखा है ना, रूट वर्ड, फोर का मतलब होता है फ्रंट, इन फ्रंट, मतलब जो आगे आने वाला है, जो सामने होने वाला है, ठीक है, जो भविष्य में होने वाला है, ठीक है, आगे चल करके, उसको हम बोलते हैं। तो फोर वार्निंग चेतावनी है आगे की चीज के लिए कि भाई कुछ बुरा होने वाला है। हमने OMEN लिखा, बहुत प्यारा वर्ड है, ओमन, जिसको ना पता हो लिख लीजिएगा बच्चा। ये O है, M है, E है, ये N है, इसको H मत समझिएगा, दैट इज N, ठीक है, ओमन। ये फोर बोर्डिंग हमने लिखा, और यहाँ पे अब्सेंस और एक वर्ड हमने लिखा है बेटा परसुएसिव, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? परसुएसिव और अब्सेंस। अच्छा, उसके बाद बच्चे हम बात करते हैं लास्ट, एल्यूड। एल्यूड मतलब क्या होता है बच्चे? डॉज, फ्ली या बैफल। ये तो इजी है मुझे लग रहा है। आप बेटा यहाँ पे लिख सकते हो डॉज, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्ली, आप यहाँ पे लिख सकते हो बेटा बैफल। अब तक तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। एक यहाँ से बहुत इजी वर्ड मैंने लिखा, फ्ली। फ्ली मतलब भाग जाना, ठीक है, रन अवे, भाग जाना, मतलब बच निकलना बेटा, एस्केप फ्रॉम और अवॉइड डेंजर, एनिमी, परसुएसर, ठीक है, मतलब किसी दुश्मन से, किसी खतरे से बच निकलना। टिपिकली इन अ स्किलफुल और कनिंग वे, मतलब स्किलफुली और कनिंग मतलब चतुराई के साथ, ठीक है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, अपनी चतुराई के साथ, अपनी स्किल उनके पास इतना होता है या इतना बुद्धिमान होते हैं कि वो अपने दुश्मन से, वो किसी खतरे से आराम से बच निकलते हैं। तो बच्चे उसे हम डॉज बोल लें, चाहे डॉज बोलो चाहे एल्यूड बोलो, बात बेटा एक ही है, ठीक है। अब चाहे यहाँ पे फ्ली बोलो चाहे बैफल बोलो, बात एक ही है। अब देखो, मैं दो शब्दों को बोलूंगा कि आपने बेटा ध्यान रखना है, एक डॉज को ध्यान रखना है और एक बैफल को ध्यान देना है, क्योंकि ये जो फ्ली वर्ड होता है, फ्ली वर्ड बेटा वैसे भी बहुत आसान होता है, ठीक है। और अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो इसका एंटोनिम बस आप लोग बच्चे याद रखिएगा, दैट इज व्हाट? अबेट, ठीक है। अच्छा, एक और बता देता हूं, इनकरेज। अब आप कहोगे सर इनकरेज कैसे हुआ? भाई देखिए, अगर वो भाग रहा है, अपने दुश्मन से बच के निकल रहा है, तो बहादुर थोड़ी कहेंगे हम उसको कि भाई वो बहादुर है। हाँ ठीक है, वो चतुर है कि वो अपने दुश्मन से, खतरे से बच करके निकल गया, ठीक है, लेकिन हम उसको बहादुर नहीं कह सकते ना भाई, स्किलफुल कह सकते हैं हम उसको, ठीक है। हम बोल सकते हैं भाई वो चतुर है, वो अपने दुश्मन से बच के निकल गया, लेकिन बहादुर नहीं। बहादुर वो होता है जो डट करके लड़ता है। तो बच्चे अबेट वर्ड जो है इसको, और इनकरेज जो वर्ड है इसको ध्यान रखिएगा। और ब्रेव लिखना है आप लिख सकते हैं, आप बोल्ड लिख सकते हैं, लेकिन ये सब आसान शब्द हैं तो इसलिए हमने लिखा नहीं। जैसे ब्रेव आप चाहें बेटा यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, खैर आसान तो ये भी थे। आप बोल्ड लिख सकते हैं ना, ये शब्द भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये एल्यूड, एल्यूड मतलब बच निकलना, और इसका सिनोनिम है, और ये एंटोनिम है। डन बच्चे? क्या आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हो, अभिषेक की तरह 34th रैंक फोड़ना चाहते हो, या फिर शिवम की तरह 41, और आपने ग्रामर तो प्रिपेयर कर लिया स्मार्ट बुक से, और वोकैब को लेके बहुत परेशान हो कि 10,000 वर्ड्स याद करें, 15,000 वर्ड्स याद करें, 20,000 वर्ड्स याद करें, उनको रिटेन कैसे करें? यार देखो, तैयारी तो सब कर लेते हैं, तैयार तो 4-4, 6-6 किताब कर लेते हैं, पर कितने समय में तैयार कर रहे हो? साल भर में, 2 साल में, या फिर 4 साल में? ट्राई करें वोकैब प्लानर। ये सिर्फ आपके वोकैब ना 90 डेज में प्रिपेयर कराएगा, और पूरे के पूरे 9,000 इंपॉर्टेंट वर्ड्स 90 डेज के सिस्टमेटिक प्लान में डाला गया है। तो देर मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ इस बुक का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपके सारे वोकैब की प्रॉब्लम सिर्फ सॉल्व होगी 90 डेज के अंदर।